सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। ये जो शेयर है काफ़ी समय से स्टैग्नेंट है, 112 रुपये पर पड़ा हुआ है, मतलब यहीं से कहीं नहीं ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और अपने लगभग एक साल में ये लगभग 25% का डिक्लाइन हो चुका है इस शेयर के अंदर, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी मैं जानकारी दूंगा वो सारी उनकी कॉन कॉल से मैंने ली हुई है और बहुत ही अनबायस्ड अप्रोच रहेगी, किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं रहेगी। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूं, तो मेरी किसी तरह की भी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। वीडियो में दी हुई जानकारी सारी अच्छी होगी, मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट होगा बिल्कुल। और अगर मेरे चैनल पर नए भी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन वगैरह है, स्टॉक से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक साल का जो रिटर्न है वो लगभग इसका 25% का डिक्लाइन कर चुका है। डिक्लाइन का रीजन क्या है वो उसकी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च से पता करते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव में मैनेजमेंट के बारे में क्या पता कर लेते हैं, जो 28 जुलाई 25 को इनका कॉन कॉल वगैरह हुआ था, तो उसके बेस पर करते हैं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या है कि इसकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है बहुत ही जबरदस्त है। AUM इसका ग्रोथ किया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर जो लोन प्रोवाइड कराती हैं। हेल्दी एसेट क्वालिटी है जो इनकी हेल्दी एसेट क्वालिटी को बताता है। चैलेंजिंग क्या है, वैल्यूएशन कंसर्न्स है, वैल्यूएशन बहुत हाई हुए पड़े हैं कंपनी के बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग द ROE ट्रेंड, ROE के घटने के कारण। लीडरशिप अतुल जैन जी की है, उन्होंने इसको एक बैलेंस क्वार्टर का नाम दिया है और टोन बहुत ट्रांसपेरेंट थी, बहुत ही कॉन्शियसली। और कॉम्पिटिटिव हेडविंड्स हैं इसके अंदर, कंपटीशन बहुत इंटेंस कंपटीशन है इनका। क्लैरिटी लेवल बहुत ज़बरदस्त था, मार्जिन कंप्रेशन बहुत है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वेल एक्सप्लेन किया है इन्होंने क्लैरिटी के साथ में। फोकस इनका SBU इन्वेस्टमेंट पे है और नॉन मेट्रो एक्सपेंशन है। SBU का मतलब था कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जो यूनिट्स वगैरह होती है उनके थ्रू ये ग्रोथ लाना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मॉडरेट ऑप्टिमिस्टिक है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इनकी रिकवरी करेगा ये जो स्टॉक है, और आगे बढ़ेगा ये, जैसा कि इससे भी पता चलता है। यहाँ पे जो इमेजेस है, वैल्यूएशन कंसर्न जो इसमें बताया गया है, ROE लेवल डिक्लाइन कर रहा है जिससे वैल्यूएशन हाई जा रहे हैं, AUM की ग्रोथ हो रही है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है SBU और मेट्रो जो नॉन मेट्रो एक्सपेंशन वगैरह पे हैं, तो ये इन्होंने हाईलाइट किया पूरे कॉन कॉल के अंदर। उसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह देखे तो AUM की जो ग्रोथ है ना, इन्होंने क्या किया, रिवाइज की है अपनी गाइडलाइन, जो गाइडेंस वगैरह है। पहले ये कह रहे थे कि 24 समथिंग का है, 24 से 26% की ग्रोथ आएगी AUM में। अब ये कह रहे हैं कि 21 से 23% तक की आएगी, थोड़ा रिड्यूस कर दी है इन्होंने, रिवाइज कर दी है। सेल्स ग्रोथ भी देखें तो कह रहे हैं 25.7% की गाइडेंस से भी ज़्यादा ही होगी। ROA जो आ रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह है, वो स्टेबल रहेंगे, 2 से 2.2 के बीच में रहेंगे। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स है, इसमें ग्रॉस NPA भी लेस देन 1% है और नेट NPA भी लेस देन 1% है, एज कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर था 0.10 था, तो जो बहुत ही अच्छा है। प्रोविजनिंग 60% कवरेज है। प्रोविजनिंग का सेंस ये होता है कि अगर किसी कंपनी का जो फ्यूचर किसी तरह के एक्सपेंसेस हैं, डेट वगैरह को कवर करने के लिए किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी, तो वो प्रोविजनिंग कहलाता है। तो 60% तक कवर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। जो कि नेविगेटिंग एसेट क्वालिटी, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे ROE तो डिक्लाइन कर ही रहा है, जो इम्पैक्ट कहाँ कर रहा है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर। और जो एलिवेटेड वैल्यूएशन क्या हो रहा है, जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ मार्केट करेक्शन का रिस्क आ रहा है, जिससे कि कारण क्या हो रहा है, कैश फ्लो चैलेंजेस भी बहुत है। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका भी, अगर कैश फ्लो चैलेंजेस आएंगे तो। कंपटीशन के वे में इंटेंस कंपटीशन मिल रहा है। अगर स्वॉट एनालिसिस करें उनके बीच में, जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो स्टेबल है, और जो होम लोन मार्केट है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ रहा है। होम लोन मार्केट तो ग्रोथ में है। उसके बाद में अगर वैल्यूएशन वगैरह और एट्रिशन को देखें तो वैल्यूएशन भाई इनका
पी लेवल जो है, प्राइस टू अर्निंग है, वो बढ़ रही है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। और जो एट्रिशन रेट है वो भी बहुत हाई हो रहा है, यानी कि छोड़ के जिन लोग, जो भी इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो इनको छोड़ के अदर जगह पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट लो मिल रहा है उनको। सेक्टर पोजीशन क्या है? फेवरेबल ऑपरेटिंग मार्जिन से, ऑपरेटिंग मार्जिन तो ठीक ठाक है सेक्टर के अंदर। कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत जबरदस्त है, इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, और जो पीएसयू बैंक्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट वो बहुत कम देते हैं, तो यहाँ के कस्टमर, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, अगर रिस्क वगैरह का देखें तो रिस्क वगैरह में देखें तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्राइसिंग प्रेशर का। यार प्राइस बढ़ा नहीं सकते, प्राइसिंग प्रेशर इतना है कि प्राइस बढ़ा नहीं सकते, जरा सा प्राइस बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा एट्रिशन बढ़ता चला जाएगा। पोर्टफोलियो एट्रिशन बहुत जबरदस्त लेवल पे हो ही रहा है। मार्केट स्लो डाउन है, डिमांड विजिबिलिटी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही, रेट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, रेट ऊपर नीचे जाए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इसकी ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें कि ये कह रहे हैं कि Q3 तक हम रिकवर करेंगे, वो किस बेस पर कह रहे हैं? जो SBU इन्वेस्टमेंट होगी उसके बेस पर कह रहे हैं। LAP पोर्टफोलियो ग्रोथ जो है, LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, इसके बेस पर करेंगे। मार्केट एक्सपेंशन होगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ फोकस होगा SBU के थ्रू। नॉन मेट्रो एक्सपेंशन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एग्रीमेंट फंक्शनैलिटी लेकर आए हैं, यानी कि सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर देंगे, पर्सन को आने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा लोन मिल जाएगा। चैनल स्ट्रेटजी है कि भैया अपनी ब्रांचेस वगैरह का यूटिलाइजिंग बहुत इफेक्टिवली करना चाह रहे हैं, और एक्टिव चैनल पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेशन वगैरह किया हुआ है जो इन्होंने। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ टीम और न्यू बिजनेस वर्टिकल्स, यानी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वर्टिकल्स जो हैं जोग्राफिकली उनको ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो होम लोन से भाई 21% की ग्रोथ आई है इनकी Q1 में, और 55% तक इनको पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट करता है। और एवरेज टिकटिंग साइज कितने का है? 46 लाख्स का है, यानी एवरेज ये 46 लाख्स का लोन दे ही रहे हैं होम लोन्स वाले में। LAP में जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 30% की ग्रोथ, 10.5% का पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूशन है, और एवरेज टिकटिंग साइज कितना है? 59 लाख्स का एवरेज लोन दे ही रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे ही रहे हैं। लीज रेंटल से डिस्काउंटिंग में 29% की ग्रोथ और 20.4% का कंट्रीब्यूशन है पूरे रेवेन्यू में। 32% की ग्रोथ फाइनेंशियल डेवलपर में, और 11.9% का कंट्रीब्यूशन है इसमें। अगर सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स देखें इसके, तो सेल्स ग्रोथ में 3 ईयर क्या है? 36.48% का बहुत ही ज़बरदस्त है। AUM ईयर ऑन ईयर 26% की ग्रोथ पर है, और 1,14,000 करोड़ का हो चुका है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है। Q1 का जो इनकी सेल्स थी 2607 करोड़ की, जो 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ग्रोथ वगैरह तो सही है, लेकिन बड़ी इस वजह से नहीं रहा जो ROE का डिक्लाइन वगैरह जो हो रहा है। और कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्कोर कार्ड कंपोनेंट्स देखें तो ROE एनालिसिस में ये देखें तो भाई 14.5115 का था जो फाइनेंशियल ईयर 24 में था, और अब कितने का? 10.84 का हो गया था। तो इस वजह से काफ़ी स्टैग्नेंट है इसकी ग्रोथ। ट्रेलिंग 12 मंथ यानी TTM जो ROE है वो कितना था? 16.76 का है इनका क्वार्टरली। तो वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल रही है ROE में। इवन इनका 5 साल का ट्रेंड भी देखें, कभी 7.51 था, 10.53, 11.98, 14.15, 10.84, तो बहुत वॉलेटिलिटी है। जोग्राफिकली एक्सपेंशन पर ये फोकस कर रहे हैं, जिससे कि अपने बिजनेस को बढ़ाएं, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अंदर। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो इनकी स्ट्रेंथ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, कि सबसे बड़ी तो इनका रेटिंग सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? इनका रेटिंग सपोर्ट के बाद में बजाज ग्रुप से, क्योंकि ये कंपनी बिलोंग करती है, तो बजाज ग्रुप अपने आप में स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है। की स्ट्रेंथ क्या है? एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन है, कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकअप है इनका। उसके बाद में क्या है कि जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है कि क्यों इस जो ये कॉन कॉल्स हुई है उसका कंक्लूजन क्या है? तो सबसे पहले तो कंक्लूजन यही था कि इन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है उसका रिवीजन किया, बिकॉज क्योंकि इंटेंस कंपटीशन झेल रहे हैं, ROE लेवल घट रहा है, और जो इनके वैल्यूएशन है वो बहुत हाई हो जा रहे हैं। सेक्टर में मतलब कुछ विजिबिलिटी, राइसिंग विजिबिलिटी भी नहीं दिखाई दे रही, सेक्टर ग्रोथ भी कुछ खास कर नहीं रहा
है ना, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त मिला है, एट्रिशन रेट बहुत हाई हो रहा है, तो उसको देखते हुए इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस रिवीजन किया, थोड़ा सा बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखी है मार्जिन्स वगैरह के अंदर या ग्रोथ गाइडेंस के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि हम जब रिकवरी करेंगे Q3 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बाद में ही रिकवरी दिखाई देगी कंपनी के अंदर, अभी तो थोड़ा सा स्टेगनेंट सा ही चलेगा। ये ग्रोथ कहाँ से लेके आएंगे? इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट्स और जो एक्सपेंड इनटू द नेट नॉन मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज हैं उसमें ये ग्रोथ दिखाएंगे, और जो इन्होंने ये डिजिटल अडॉप्शन किया है उसके थ्रू करेंगे, और बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच के थ्रू ये अपने मार्जिन्स को एनहांस करेंगे। तो यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। देखो अभी तक मैंने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बताया था, अब मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताऊंगा आपको। तो क्वांटिटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही इंपॉर्टेंट है, खाली क्वालिटी के बेस पर भी स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, और खाली क्वांटिटिव के बेस पर भी नहीं किया जा सकता, और क्वालिटेटिव के बेस पर, दोनों का ही अलग एक अपना महत्व है। तो अब हम क्वांटिटिव रिसर्च करेंगे जिसमें फाइनेंशियल्स को देखेंगे, जैसे हम पीई रेशो को देख ही रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल पीई से डबल है जस्ट, तो ओवर वैल्यूड यहाँ पर भी दिखाई देता है, और कॉन कॉल्स के अंदर भी उसको ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी 51.6 की है, और करंट वैल्यू कितने की 112 की है, तो यहाँ पर भी ये ओवर वैल्यूड ही दिखाई देता है। फेयर वैल्यू थोड़ा 112 की है, इक्वल सा ही है, ठीक ठाक सा ही है। आरओई लेवल 13.5 का हो चुका है, आरओसीई 9.5 का 55 का है, आरओई लेवल भी 2.35 का है, ठीक ठीक सा ही है। अब अगर हम देखें पैग रेशो 0.92 का है, बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और फाइनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है, 25%, 24%, 27%। नेट एनपीए 0.11%, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो इतना ज़बरदस्त होने के बावजूद भी क्वार्टर लेवल पे भी सेल्स ग्रोथ वगैरह ये सारी अच्छी चल रही हैं, और इसके एनुअल लेवल पे भी चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक ग्रोथ नहीं कर पा रहा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए, स्टॉक के ग्रोथ करने के लिए मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खाली यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बॉस, ठीक है। तो आज खाली नेट एनपीए को लेस देन 1% हो गया तो स्टॉक ग्रो करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रोथ कर रेवेन्यू ग्रोथ करने लग गया, प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ करने लगे, तो तब भी वो ग्रोथ नहीं करेगा। जब तक आपका आरओई लेवल, आरओसी लेवल, ये सारी चीज़ें भी आपकी एक पैरेलल लाइन में नहीं होंगी ना, तो तब तक स्टॉक ग्रोथ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। बाकी पेट्रोस्की स्कोर बड़ा 4 का है, बहुत ही कम है। फाइनेंशियली यानी कि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मेरा इस स्टॉक के बारे में यही कहना है कि भाई एक तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो स्टैग्नेंट इस वजह से है क्योंकि उसका आरओई लेवल डिक्रीज हुआ है, वैल्यूएशन हाई हुए हैं, जो सेक्टर है उसके अंदर डिमांड विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, और जो कंपनी के अंदर एट्रिशन रेट हाई होता जा रहा है। वो जो इनके क्लाइंट है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो दूसरी बैंक्स वगैरह जो पीएसयू वगैरह, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, उधर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से कंपनी में आरओई लेवल डिक्रीज हो रहा है, और कुछ खास, और कंपनी को बहुत ही इंटेंस कंपटीशन मतलब फेस करना पड़ रहा है। तो मेरी तरफ से इस स्टॉक में इतना ही था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।